कल क्या क्या पढ़ा था? नेशनलिज्म। ठीक है, आज पढ़ेंगे दो टॉपिक्स। एक पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और दूसरी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एक दूसरे के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकती। जैसे जर्मनी की यूनिफिकेशन वो करवाई थी बिस्मार्क ने, तो बिस्मार्क का रोल है इटली की भी यूनिफिकेशन, ठीक है। तो दोनों इंटरलिंक है, तो इसलिए एक साथ, और दोनों एक ही साल में हुई 1871 में, ठीक है। तो ये है इनका इंपॉर्टेंट। अब पहले पता कर लेते थोड़ा क्या सिस्टम था। तो शुरू करेंगे जर्मनी से। आज से 200 साल पहले, ठीक है, 19th सेंचुरी के बाद, तो जर्मनी नाम का कोई देश नहीं होता था, कोई जर्मनी देश थोड़ी नहीं था, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन होती थी, ठीक है। उधर क्या था कि जब जो आज का जर्मनी का मैप है, उधर क्या होता था पहले 300 स्टेट्स थी इंडिपेंडेंट, मतलब 300 किंगडम बोल सकते हो आप, ठीक है। कोई एक कंट्री नहीं, 300 किंगडम थे। उनमें से दो पावरफुल थे, एक था प्रूशिया और एक था ऑस्ट्रिया। एक था प्रूशिया और एक ऑस्ट्रिया, ये दो पावरफुल थे 300। अब क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद फ्रांस का किंग कौन बना? नेपोलियन। अब नेपोलियन ने क्या किया, एडजॉइनिंग एरियाज थे जो फ्रांस के साथ टच होता है ये जर्मनी, उधर अटैक करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो नेपोलियन ने इन 300 स्टेटों पे अटैक किया और इन 300 स्टेटों को बना दिया 39। जो 300 छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको यूनाइट करके बना दिया 39, और इसको बोला जाता था फेडरेशन ऑफ राइन। पता राइन रिवर है, ठीक है। तो क्या नाम दे दिया गया फिर इसको? फेडरेशन ऑफ राइन, ठीक। पहले कितनी स्टेटें थी? 300, 300 स्मॉल स्मॉल किंगडम्स थे, इंडिपेंडेंट है पर, ठीक है, एक कोई यूनिटी नहीं है। लेकिन जब उसने ये थोड़ा ऐसा किया, ऐसे आती ना यूनिटी की फीलिंग, अब 39 फेडरेशन बना दी इसने। लेकिन हुआ क्या, बैटल ऑफ वाटरलू 1815, नेपोलियन हार गया। फिर होती है 1815 में वियना कांग्रेस, सारे यूरोप के लीडर्स मिलते हैं उधर, और ये डिसाइड किया जाता है कि जो नेपोलियन के अटैक से पहले की सिचुएशन थी उधर चले जाएंगे हम, स्टेटस को, मतलब जो भी टेरिटरी नेपोलियन ने एक्वायर की थी वो पीछे चली जाएगी, जैसे स्टेटस को होता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। लेकिन इस कांग्रेस में उन्होंने इसके साथ छेड़खानी नहीं की, जो उसने फेडरेशन बनाई थी वही रहने दी। फिर नहीं किया कि 300 स्टेटें बना दो, फिर ना, यही की। लेकिन इधर सिस्टम क्या हो गया कि जो वियना कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को डोमिनेट कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया का पीएम, मैटरनिच बोलते उसको। तो उसने ऐसा सिस्टम किया कि जो ये 39 फेडरेशंस हैं, ये किसकी निगरानी में रहेंगी, किसके कंट्रोल में रहेंगी? ऑस्ट्रिया की। तो कंट्रोल किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के पास आ गया कंट्रोल। लेकिन अब जो ये 39 फेडरेशन थी, जो स्टेट्स थी, इधर क्या था कि जो लोग थे, लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स थे वो आने शुरू हो गए थे। क्यों? एक तो भाई बाहर का बंदा नेपोलियन अटैक कर गया हम पे, ठीक है, और उसने हमें मतलब वो यूनाइट वगैरह कर दिया। दूसरा वियना कांग्रेस कि हम पे किसका कंट्रोल है? ऑस्ट्रिया का। इधर एक, जब नेपोलियन ने ये फेडरेशन बनाई तो उसने इधर पार्लियामेंट भी बनाई थी फ्रैंकफर्ट सिटी में, जिसको बोलते हैं डाइट। लेकिन उस पार्लियामेंट को समन कौन कर सकता है? सिर्फ ऑस्ट्रिया का किंग, ठीक है। तो इन लोगों के पास अपना कुछ कंट्रोल नहीं है। तो इधर फिर क्या होना शुरू हो गया, रेवोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो गए। लेकिन रेवोल्यूशन इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, वो क्रश कर दिए गए, क्योंकि किंग भाई एब्सोल्यूट मोनार्की ऑस्ट्रिया वाले, और हर कंट्री, यूके भी किंग, फ्रांस भी किंग, हर जगह किंग, तो उन्होंने इनको क्रश कर दिया। फिर ऐसे ऐसे सिस्टम चलता रहा धीरे धीरे धीरे। फिर आगे 1860s का एरा आ गया, ठीक है। तो
मैंने बताया था ना आपको, दो स्टेट्स पावरफुल थी, एक थी प्रूशिया और एक थी ऑस्ट्रिया। कंट्रोल अभी किसका है? ऑस्ट्रिया का है। लेकिन जो प्रूशिया का एम्परर था विलियम द फर्स्ट, उसने क्या किया 1860 में, अपना एक पीएम अपॉइंट किया, जिसको बोलते हैं हम ओटोवन बिस्मार्क। ठीक है, आयरन मैन है वो जैसे इधर सरदार पटेल है, बिस्मार्क को उसने अपना पीएम बना दिया। और बोलते हैं बिस्मार्क पीएम बनने से पहले एक डिप्लोमेट था। डिप्लोमेट पता है एम्बेसडर होते हैं जैसे, वो बड़ी सारी कंट्रियों में सर्व कर चुका था, उसको एक्सपीरियंस था। ठीक है, अब बिस्मार्क बहुत ही चालाक किस्म का बंदा था। उसने एक पॉलिसी अपनाई जिसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अब क्या, बिस्मार्क को एक बात समझ आ गई कि यूनिफिकेशन तभी पॉसिबल है, एक तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, और दूसरा क्या स्ट्रांग होना चाहिए? मिलिट्री। तो पहले उसने इकोनॉमी स्ट्रांग करने की कोशिश की। तो उसके लिए उसने क्या किया, ये जो 39 स्टेट्स थी, इनमें पहले ट्रेड होता था, ट्रेड तो सब में होता था इनमें, लेकिन टैरिफ्स वगैरह होते थे, टैक्सेशन वाला सिस्टम था, जैसे आजकल ट्रंप लगा रहा है टैरिफ्स। तो इसने क्या किया, एक प्लान लेके आए, उसको बोलते हैं जोलोविरिन प्लान, मतलब कस्टम यूनियन, कॉमन कस्टम यूनियन होगी, कोई टैरिफ नहीं लगेंगे, आराम से ट्रेड कर पाएंगे। दूसरा, इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर दी, मतलब इधर कोल वगैरह आयरन वगैरह सब मिलता है, राइन वैली जो है बड़ी रिच है रिसोर्सेज के लिए। तो धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती गई। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो अर्बनाइजेशन होगी। ठीक है, लोग सिटीज में रहना शुरू करेंगे। अब जब लोग रिच हैं तो वो अपने राइट्स की डिमांड करेंगे, ऐसी चीजें होने लगी। दूसरा, उसने क्या किया, मिलिट्री को पावरफुल करने की कोशिश की। इससे पहले जो भी ये विलियम वगैरह किंग थे, ये मिलिट्री के इतने पक्ष में नहीं थे कि मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बोलते हैं, जो बिस्मार्क था, उसकी डिप्लोमेसी इतनी खतरनाक थी, वो जाता था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में स्पीचेस देता था, पावरफुल स्पीचेस, मतलब इन्फ्लुएंस कर देता था किंग को कि भी मिलिट्री पे आपको स्पेंडिंग करनी है। तो धीरे धीरे उसने मिलिट्री भी बड़ी पावरफुल कर दी। लेकिन अब यूनिफिकेशन तो अभी भी नहीं हुई। तो फिर अब यूनिफिकेशन का प्रोसेस उसने स्टार्ट किया। सबसे पहले जब वियना कांग्रेस हुई थी, तो वियना कांग्रेस में क्या था कि जो जर्मन स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये अगर जर्मन स्टेट है, तो उसका कुछ ऊपर वाला पार्ट था, इधर वाला पार्ट, जो कि डेनमार्क के कंट्रोल में था। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेशल-विग होल्स्टीन रीजन। ये आ गया फेडरेशन ऑफ राइन, या इसको जर्मनी स्टेट। इधर था ऑस्ट्रिया। तो इधर दो एरियाज थे, एक था सेशलबर्ग, एक था होल्स्टीन। ये किसके कंट्रोल में थे? डेनमार्क के कंट्रोल में थे, क्योंकि इनको दे दिए गए थे जब वियना कांग्रेस हुई थी नेपोलियन के हार जाने के बाद। फिर क्या हुआ, इधर का जो लीडर था बिस्मार्क, उसने डिप्लोमेसी के साथ क्या किया, ऑस्ट्रिया को अपने साथ लिया। जरूरत कोई नहीं थी उसको, वो डेनमार्क को अकेले हरा सकता था। उसने ऑस्ट्रिया को अपने साथ लिया और बोला कि आप हमारा साथ दो सेशल-विग और होल्स्टीन को कब्जा करने के लिए, हम आपको होल्स्टीन का कंट्रोल दे देंगे। ठीक है, हुई 1864-66 के आसपास ये बैटल हुई डेनमार्क के साथ, तो हरा दिया बड़ी आसानी से। ये एरिया आ गए इनके पास। सेशल-विग रहा जर्मनी के पास, जर्मनी अभी नाम नहीं पड़ा ऐसे बता रहा हूं, और होल्स्टीन किसको दे दिया गया? ऑस्ट्रिया को। अब ऑस्ट्रिया ने क्या करना था होल्स्टीन इधर, ये जर्मन पॉपुलेशन है और कितनी दूर है इनसे, लेकिन ये उसने जानबूझ के किया था कि हमारा फ्यूचर में डिस्प्यूट हो, फिर हम इनके साथ भी वॉर करें क्योंकि इनके पास, ऑस्ट्रिया के पास भी बड़ी सारी कंट्रोल था ना जर्मन स्टेट्स का, तो फिर कुछ ना कुछ रीजन चाहिए था ना ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए। इसलिए सबसे अच्छा रीजन क्या था कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, होल्स्टीन को लेके टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, वैसा ही हुआ। ठीक है, तो फिर इनके साथ भी वॉर हुई ऑस्ट्रिया के साथ, लेकिन ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल था और यूरोप में और बड़ी सारी कंट्रीज थी, बिस्मार्क को उनको भी हैंडल करना था। तो बिस्मार्क ने क्या किया, सीक्रेट ट्रीटी साइन कर दी। जब रशिया और पोलैंड के बीच में कुछ हो रहा था, पोलैंड में रेवोल्यूशन हो रहा था और रशिया उसको सप्रेस कर रहा था, तो जब इन्होंने बिस्मार्क ने उनको सपोर्ट कर दिया रशिया को, अब रशिया न्यूट्रल हो गया। वैसे ही फ्रांस का किंग था नेपोलियन थर्ड, उसको भी बोला कि जब हमारी ऑस्ट्रिया के साथ वॉर होगी ना, तो आप न्यूट्रल रहना, हम आपको इधर का कुछ एरिया दे देंगे। ठीक है, वो भी न्यूट्रल रहा। अब फ्रांस का जो किंग था नेपोलियन थर्ड, उसको लगा कि ये प्रूशिया कहाँ हरा पाएगा इनको, प्रूशिया बोलते थे इनको,
जहाँ का पीएम था वो, ये हरा नहीं पाएगा ऑस्ट्रिया का, लेकिन उसने 7 वीक्स के अंदर अंदर ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब ऑस्ट्रिया के पास इनकी जितनी भी स्टेट्स थी उनको भी प्रूशियन एम्पायर में मिला दिया। अब लास्ट में बचा फ्रांस। अब जो स्टेट्स फ्रांस के पास थी वो भी लेनी थी, ठीक है ना। अब फ्रांस ने बोला कि भाई हमारे न्यूट्रल रहने के लिए हमने बोला था आपको कि जो आप एरिया कुछ दोगे तो दो, उन्होंने मना कर दिया। तो नेपोलियन थर्ड ने अपना एम्बेसडर भेजा विलियम फर्स्ट के दरबार में कि भाई बताओ आगे क्या करना है, ठीक है। अब जो विलियम फर्स्ट था प्रूशिया का किंग, उसने टेलीग्राम किया नेपोलियन थर्ड को कि आगे मिलके बात करेंगे क्या क्या करना है। लेकिन इधर भी बिस्मार्क क्लेवर बंदा, उसने जो वो टेलीग्राम का मैसेज भेजा था उसको एडिट कर दिया और अपनी लैंग्वेज में ऐसे ऐसे शब्द यूज कर दिए कि जिससे उस एम्बेसडर की भी इंसल्ट हो और जो फ्रांस का रूलर है नेपोलियन थर्ड उसकी भी बड़ी इंसल्ट कर दी। असल में वो किंग ने नहीं भेजा था विलियम ने, लेकिन उसने ऐसी लैंग्वेज उस टेलीग्राम में यूज कर दी तो फ्रेंच लोगों को और इस फ्रेंच किंग को लगा यार ये तो बड़ी इंसल्ट की बात है, और फ्रेंच एम्परर ने डिक्लेयर कर दी वॉर किस पे, प्रूशिया पे। अब जो ये 39 फेडरेशंस थी इनको गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे भाई फ्रेंच मोनार्क हम पे वॉर डिक्लेयर कर सकता है। वो एक साथ आ गई सारी फेडरेशंस और वॉर हुई। तो वॉर में कौन जीत गया, प्रूशिया, क्योंकि प्रूशिया की आर्मी बड़ी स्ट्रांग थी तब, ठीक है। और ऐसे करते करते ये जब ये वॉर खत्म हो रही थी तो ये पेरिस में बैठ गए, जाके पेरिस दे दिया इन्होंने प्रूशियन आर्मी ने। और पेरिस में एक फोर्ट है वर्साइल का किला, उधर जाके जर्मनी का जो किंग था, वही प्रूशिया का जो किंग था विलियम फर्स्ट, उसने अनाउंस किया था कि जो ये फेडरेशन है पूरी 39 स्टेट्स की वो क्या है, वही जर्मनी। तब नाम दिया था जर्मनी का, और दिया कहां जाके, फ्रांस में बैठ के उनकी कैपिटल में जाके। तो ये तगड़ी पॉलिसी थी बिस्मार्क की। पहले उसने इकोनॉमिक मतलब यूनिफिकेशन की, फिर उसने मिलिट्री वाला मेथड अपनाया, क्योंकि जब तक इकोनॉमी पावरफुल नहीं होगी तो कैसे करोगे यूनिफिकेशन। तो डिप्लोमेसी उसकी खतरनाक थी, ठीक है, यही किया उसने। तो आगे बात समझ कि जो जर्मनी है आज का, ऐसा नहीं था पहले। 300 स्मॉल किंगडम थे जिनको बोला जाता था होली रोमन एम्पायर, वो बोला जाता था। फिर किया नेपोलियन बोनापार्ट ने अटैक इन पे और डिसमेंटल कर दिया उस होली एम्पायर को, रोमन एम्पायर को, और इसने बना दी कन्फेडरेशन ऑफ राइन। जब नेपोलियन को हरा दिया जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है 1815 में होती है कांग्रेस ऑफ वियना, उधर ये डिसाइड किया जाता है कि इस कन्फेडरेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम। लेकिन इधर जो पार्लियामेंट है उसको समन कौन करेगा, ऑस्ट्रिया का किंग या ऑस्ट्रिया का पीएम, मतलब ऑस्ट्रिया का कंट्रोल रहेगा इन पे। अब बात थी दो की, एक थी प्रूशियन किंगडम की और एक ऑस्ट्रियन किंगडम की, डोमिनेंस किसका होगा। तो जो प्रूशियन किंग थे विलियम फर्स्ट 1860, उन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया जिसका नाम था बिस्मार्क, अपना पीएम बनाया उसको। और उसकी जो पॉलिसीज थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसीज, डिप्लोमेसी, ठीक है, वो सब कुछ सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं किसकी यूनिफिकेशन की, जर्मनी की यूनिफिकेशन की। और वही बंदा बाद में क्या बन गया, जर्मनी का चांसलर। और जर्मनी इतनी पावरफुल हो गई, उसके बाद क्या सिस्टम शुरू होना, क्योंकि जो बिस्मार्क था उसने ऐसी ऐसी डिप्लोमेसी, ऐसी ऐसी सीक्रेट अलायंसेस बनाई थी, वही जाके आगे रीजन बना किसका, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। पता ना सीक्रेट अलायंसेस बनती थी, आर्म्स की रेस होती थी, ठीक है। तो ये सारा शुरू किसने किया था, बिस्मार्क ने। इससे ही बाकी सारे देशों ने सीखा था कि कैसे ट्रिपल अलायंस बनाते हैं, कैसे चुपके से एग्रीमेंट होते हैं। वही रीजन बना था, जर्मनी की यूनिफिकेशन ही सबसे बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बड़े दिनों बाद हुई, 30-40 सालों बाद, लेकिन प्रोसेस इधर से ही शुरू हुआ था। ये थी जर्मनी की यूनिफिकेशन। 1871 में ये कंप्लीट हो गई, तब जाके इसको नाम दिया था जर्मनी। पहले इसका कोई नाम जर्मनी नहीं था, पहले था होली रोमन एम्पायर, फिर फेडरेशन ऑफ राइन, फिर कन्फेडरेशन ऑफ राइन, और लास्ट में इसको बोलते थे जर्मनी। जर्मनी क्यों बोलते थे, क्योंकि इन स्टेट्स में मैक्सिमम जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, ठीक है। जर्मनी जर्मन लैंग्वेज थी, स्टेट नहीं थी पहले। स्टेट थी, सबसे बड़ी स्टेट थी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, और बाकी सारी उनके नाम
जरूरत नहीं है याद करने। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में सिर्फ एक ही बंदे का रोल है, एक वही बिस्मार्क और एक उनका किंग विलियम फर्स्ट। अब आते हैं इटली। तो इटली में की यूनिफिकेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये तो सिंपल सिंपल है ना कि एक ही बंदे का रोल है, उसकी डिप्लोमेसी है, लेकिन इधर ऐसा नहीं। ऐसे मान के चलते हैं जो आज की इटली है वैसे थोड़ी थी, पहले इधर भी छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल किंगडम्स थे, मतलब आइलैंड्स थे छोटे छोटे। पीडीमाउंट, सरदीनिया, इसको बोलते हैं सिसली, ऐसे इसको बोलते हैं लैम्बॉर्डी, इसको बोलते हैं विनिस, इसके बीचों बीच क्या है, रोम, नेपल्स स्टेट्स, मतलब ऐसे बड़े सारे, याद करने की जरूरत नहीं है, मैप देख सकते हो आप घर जाके। तो इनके अलग अलग वो थे, बस ये दो पीडीमाउंट और सरदेनिया ये इंडिपेंडेंट थे। तो क्या हुआ, वही जैसे नेपोलियन 1800 जब नेपोलियन किंग बनता है, उसने जैसे जर्मनी की स्टेट्स कैप्चर की थी, वैसे ही उसने इधर भी ऐसे ही किया कि जो अपर वाली स्टेट्स थी लैम्बॉर्डी विनिस वगैरह, ये उसने कैप्चर कर ली जब उसने अटैक किया इटली पे। तब इटली नहीं था, मतलब जो इधर किंगडम थे, तो उसने मैक्सिमम कैप्चर कर लिए थे। तो वैसे ही सेम प्रोसेस फिर कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में, जो भी उसके जीते हुए एरियाज थे वो किसके पास चले गए, ऑस्ट्रिया के पास, क्योंकि 1815 की जो वियना कॉन्फ्रेंस है उस पर किसका इन्फ्लुएंस था, ऑस्ट्रिया का जो मैटरनिच बंदा था उसका वो था साथ, तो सारी मैक्सिमम ये चली गई उनके पास। ठीक है, कुछ टेरिटरी फ्रांस के पास रही, कुछ ऑस्ट्रिया के पास, और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इधर। जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी वो थी पीडीमाउंट और सरदेनी आइलैंड्स वगैरह, और कुछ ऐसे ही इंडिपेंडेंट, मतलब बड़े सारे थे। अब इटली की यूनिफिकेशन के पीछे भी सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, नेशनलिज्म, क्योंकि उस समय यूरोपियन नेशनलिज्म राइज कर रही थी, जैसे इधर थी सराउंडिंग में भी इंपैक्ट होगा। ठीक है, फिर ऐसे हुआ। अब इटली की यूनिफिकेशन में 3 बंदों का रोल है, कौन कौन है, एक है मजीनी, मजीनी, ठीक है, दूसरा कौन है, कैबूर, काउंट कैबूर, तीसरा है गैरीबाल्डी। ठीक है, अब इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। मजीनी को बोला जाता है ये हार्ट है इटालियन यूनिफिकेशन का, मतलब मजीनी क्या है, एक प्रकार से महात्मा गांधी है। काउंट कैबूर, इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, मतलब डिप्लोमेसी, तो इसको कंपेयर किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के साथ। और गैरीबाल्डी ये कौन था, रेवोल्यूशनरी था, इसने अपनी आर्मी बनाई थी, तो इसको कंपेयर किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के साथ। ठीक है, ऐसे लीडर थे ये तीनों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मजीनी की तरफ से। वही 1815 के बाद इस जो ये मजीनी था, इसने क्या बनाई थी, बड़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। सीक्रेट सोसाइटीज पता है आपको क्या होती है, जैसे इंडिया में बड़ी सारी थी, वीर सावरकर का नाम सुना है, अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी उसने। ठीक है, तो उससे उधर फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेन किया जाता था, वो वायलेंस भी करते थे। ठीक, इसने बड़ी सारी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, और उनमें से सबसे फेमस थी यंग इटली नाम की ऑर्गेनाइजेशन, उधर फाइटर्स थे। अब मजीनी ने पहले खुद अकेले अपने दम पे यूनिफिकेशन करने की कोशिश की, सीधा डायरेक्ट किस पे अटैक कर दिया, रोम पे, लेकिन इसको बड़ी आसानी से क्रश कर दिया गया और इसको एग्जाइल कर दिया। एग्जाइल मतलब इधर से निकाल दिया। तो पहले फ्रांस में एग्जाइल किया, लेकिन फ्रांस से भी इसका कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा था, तो उसको यूएस से एग्जाइल कर दिया, निकाल दिया गया। लेकिन ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाता था, ये एक बड़ा लिटरेरी फिगर था, किताबें पैम्पलेट्स वगैरह इसकी आइडियोलॉजीज थी, वो फैल गई थी लोगों में जो ये बोलता था। उसके बाद जो ये इंडिपेंडेंट 2 आइलैंड्स हैं, पीडीमाउंट और सरदेनिया, ये इंडिपेंडेंट थे, इन पे किसी का कंट्रोल नहीं था। खुद इधर का जो किंग था वो था वेक्टर इमैनुअल। उसने क्या किया, उसने एक बंदा अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर,
जिसका नाम था काउंट कैबूर। बहुत ही खतरनाक डिप्लोमेट था ये, ठीक है। इसको ये बात समझ आ गई कि इटली की यूनिफिकेशन ऐसे हो ही नहीं सकती कि जब तक ये पूरा इशू वर्ल्ड इशू ना बने, ठीक है। इसने क्या किया, इटालियन यूनिफिकेशन को पूरी दुनिया का इशू बना दिया, वर्ल्ड इशू। वो कैसे बनेगा, उस समय क्या हो रहा था, 40s की बात, 40s 50s की बात, 18 क्राइमियन वॉर हो रही थी। क्राइमिया पता, यूक्रेन का पार्ट हुआ करता, 2013-14 में रशिया ने उसको एक्वायर कर दिया। क्राइमियन वॉर चल रही थी किस किस के बीच में, एक साइड था रशिया, दूसरी साइड फ्रांस, यूके और ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। क्राइमियन वॉर चल रही थी। इस बंदे ने अपने सोल्जर भेज दिए किसकी हेल्प करने के लिए, फ्रांस की हेल्प करने की। फ्रांस को कोई जरूरत नहीं इसकी हेल्प की, इसने जानबूझ के हेल्प की, ठीक है। और क्या हुआ, क्राइमियन वॉर में कौन हार गया, रशिया हार गया, ठीक है। फिर से कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, तो यूके और फ्रांस ने सोचा यार इस बंदे ने हमारी हेल्प की है तो इसको बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस में। इसको उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया और इसने इशू रेज कर दिया इस इटालियन यूनिफिकेशन का। इसने बोला कि जो ये नॉर्दर्न स्टेट्स है, लैम्बोर्डी, वीनिस वगैरह, इधर क्या है, जो ऑस्ट्रिया का डोमिनेंस है, वो लोगों पर बड़े अत्याचार वगैरह कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं। तो इशू उसने रेज कर दिया और उसने फ्रांस और यूके की सिंपैथी ले ली ये करके। अब इशू पूरा बन गया, पूरा यूरोप का इशू, पहले नॉर्मल इशू था, ठीक है। अब धीरे धीरे काउंट कैबूर और इमानुएल बेक्टर ने मिलकर अपनी आर्मी स्ट्रांग की और ये वाली लैम्बॉर्डी और कुछ स्टेट्स कर ली कैप्चर। उधर सदर्न साइड से ये जो गैरीबाल्डी था, गैरीबाल्डी किससे इंस्पायर्ड था, इसी मजीनी, इसकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर था। ये पहले साउथ जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है उधर बड़ी सारी मूवमेंट हुई थी, उधर गुरिल्ला वॉरफेयर्स में ये ट्रेन था, ये उधर था पहले। जब ये इधर आया तो इसने सदर्न साइड से स्टेटों को कैप्चर करना शुरू कर दिया अपनी आर्मी के साथ, ठीक है। तो ये कर दिया इसने, सदर्न स्टेट इसने कैप्चर कर ली। लेकिन फर्क क्या था, जो काउंट कैबूर था ये क्या था, ये मोनार्की को सपोर्ट करता था क्योंकि ये किंग की तरफ से लड़ रहा था। और जो गैरीबाल्डी था ये रिपब्लिक आइडिया को सपोर्ट करता था कि रिपब्लिक होना, हेड जो है स्टेट का वो इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब इन दोनों में थोड़ा डिस्प्यूट आ गया, लेकिन काउंट कैबूर अपनी सेना लेके जाता है और इसके साथ एग्रीमेंट कर देता है, दोनों मान जाते हैं यूनिफिकेशन के लिए, लड़े नहीं है, दोनों मान गए। अब मैक्सिमम चीजें हो गई इधर, लेकिन रोम अभी भी यूनिफाइड नहीं हुआ है। और रोम आपको पता है, रोम क्रिश्चियनिटी का सेंटर है, रोम में ही पोप बैठता है, पता, पोप क्रिश्चियनिटी का हेड जो होता है पोप, नहीं पता वो इधर ही बैठता है। और ये किसके कंट्रोल में थी, फ्रांस के कंट्रोल में। अब एग्रीमेंट किसके साथ होता है इनका, विक्टर इमैनुअल का बिस्मार्क के साथ। बिस्मार्क ने बोला कि जब हम फ्रांस पे अटैक करेंगे आप हमें सपोर्ट कर देना, तो जब हम फ्रांस को हरा देंगे आपका ये इंडिपेंडेंट। वैसे हुआ, जैसे ही बिस्मार्क ने फ्रांस को हराया ये भी इंडिपेंडेंट हो गया। और सारी इटली को, सारे जो आइलैंड्स थे 1871 में इनको यूनिफाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इटली की यूनिफिकेशन में 3 बंदों का नाम, मजीनी की आइडियोलॉजी, जहां उसकी सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटीज, काउंट कैबूर की डिप्लोमेसी और गैरीबाल्डी की आर्मी। गैरीबाल्डी को बोला जाता है स्वॉर्ड ऑफ, स्वॉर्ड तलवार है ये इटालियन यूनिफिकेशन का। काउंट कैबूर ब्रेन है और मजीनी हार्ट है, दिल है। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है इटालियन यूनिफिकेशन में, प्लस थोड़ा बिस्मार्क का भी है, ठीक है। तो ये है। अब या तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा कि इटालियन यूनिफिकेशन पे लिखो, मुझे खुद इस बार यही क्वेश्चन आया था ऑप्शनल में, इटालियन यूनिफिकेशन पे। तो ऐसे जीएस में तो आया नहीं था, जीएस में एक ही क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आपको, स्वेज क्राइसिस 10 नंबर का, और कुछ नहीं आया था। जहां फिर पूछेंगे कंपेयर करो दोनों को, इटालियन यूनिफिकेशन और जर्मनी की यूनिफिकेशन। कंपैरिजन आसान है,
पहला पॉइंट ये होगा कि उधर एक बंदे का रोल है, इधर 3 बंदों का रोल है। जर्मन यूनिफिकेशन सिंपल प्रोसेस था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तीसरा पॉइंट, जर्मनी में पहले इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुई थी, बाद में पॉलिटिकल हुई थी, लेकिन ये सब किस पे बेस्ड था? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन पे। इधर इकोनॉमी का कोई और रोल नहीं। वैसे ही है। तो 3 4 5 पॉइंट लिखने हैं, बाकी जो मैंने आपको जो लिखवाऊंगा मैं आपको उसमें से कर देना, ठीक है। तो ये वाले 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक पढ़ना है जर्मनी की और एक इटली। पता चला थोड़ा थोड़ा, जब लिखोगे नोट्स बनाओगे तब पता चल जाएगा। ऐसे नाम याद रखना, जर्मनी की यूनिफिकेशन बिस्मार्क ने करवाई है और इधर 3 बंदों का रोल है, मजीनी, काउंट कैबुर और गैरीबाल्डी। अब मैं मैप इतने परफेक्ट बना नहीं पाऊंगा इधर, तो आप घर जाके मैप भी बना दिया करो उस चीज का। अगर मैं इटली की यूनिफिकेशन पढ़ाऊंगा थोड़ी सी जगह रखा करो, उस समय का मैप, अब का नहीं, उस समय का, ठीक है, जब यूनिफिकेशन हुई थी तब क्या था, ठीक है। तो करें स्टार्ट फिर। 2 हेडिंग, पहला यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। लिखो, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1871 was a monumental event in European history। तो क्या है? द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1871 was a monumental event in European history under the leadership of Otto von Bismarck। ऐसे लिखते हैं, Otto von Bismarck, leadership of Otto von Bismarck। ठीक है, फिर कॉमा, फिर आगे लिखो प्रूशिया, PRUSSIA, प्रूशिया इमर्ज एज द लीडिंग पावर इन यूनिफाइड न्यूमरस जर्मन स्टेट्स इनटू ए सिंगल नेशन। तो मैंने आपको बताया था पहले कि जो ये बिस्मार्क था, ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता था? किंगडम को, प्रूशियन किंगडम को। तो मतलब कंट्रोल चाहते ही 2 थे, जहां ऑस्ट्रिया चाहता था कंट्रोल, जहां प्रूशिया, लेकिन गया किसके पास? प्रूशिया के पास। तो फिर रिपीट करता हूं मैं, प्रूशिया इमर्ज्ड एज द लीडिंग पावर एंड यूनिफाइड न्यूमरस जर्मन स्टेट्स इनटू ए सिंगल नेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रोल ऑफ नेपोलियन। लिखो, नेपोलियन डिफीटेड प्रूशिया in 1806 and ended the Holy Roman Empire। मैंने बोला था आपको कि जब ये 300 स्टेट्स में था जर्मनी, तब किसके कंट्रोल में था? होली रोमन एम्पायर, जहाँ इसको ऐसे बोला जाता होली रोमन एम्पायर। तो उसने ये खत्म कर दिया और कॉन्फेडरेशन बना दी 39 स्टेट्स की।
defeated Prussian battle of in battle 1806 and ended Holy Roman Empire. ठीक है, लिखा। आगे लिखो नेपोलियन यूनिफाइड नेपोलियन यूनिफाइड 300 independent kingdoms into a 39 states, that is confederation of Rhine. तो उसने क्या किया, 300 स्टेटों को 39 बना दिया। ठीक है, क्या बोला मैंने, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ राइन, जो नाम रखा गया था उसका 39 स्टेटों का। जब फेडरेशन लिख दो, फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर वियना VIENNA वियना कांग्रेस ऑफ 1815 जर्मन स्टेट्स केम अंडर द गार्डियनशिप ऑफ ऑस्ट्रिया। जब नेपोलियन की डेथ होगी, उसके मरने के बाद जो वियना कांग्रेस हुई थी, उसमें इन स्टेट्स की गार्डियनशिप किसको दे दी गई, ऑस्ट्रिया को। ठीक है, वियना कांग्रेस के बाद कंट्रोल किसके पास, ऑस्ट्रिया के पास, गार्डियनशिप। अब लिखो फेजेस। पहला पॉइंट लिखो फेजेस में, जर्मन डाइट 1815, ऑस्ट्रिया क्रिएटेड फॉर 38 states, provided formal political unity. German Diet 1815, Austria created for 38 states, provided formal political unity. Diet वही होती है पार्लियामेंट, इन स्टेट्स के लिए पार्लियामेंट बनाई, तो ये हो गया कि पॉलिटिकल यूनिटी होगी स्टेट्स की। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, जोलोविरिन ZOLLVAREIN। ये क्या चीज थी, ये कॉमन कस्टम यूनियन थी इन स्टेटों की, कि जो भी ये आपस में ट्रेड करेंगे, कोई टैरिफ्स वगैरह, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगे। तो ये कब हुआ था, 1820 में। लिखो, प्रूशिया इंट्रोड्यूस्ड कस्टम यूनियन which led to economic unity। जब डाइट बनी तो पॉलिटिकल यूनिटी हो गई, जब ये कस्टम यूनियन बनी तो कौन सी यूनिटी हो गई, इकोनॉमिक यूनिटी हो गई। तीसरा लिखो, रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848 led to second Frankfurt Parliament। Revolution of 1830s and 1848 led to second Frankfurt Parliament। अब क्या हुआ, 1848 और 1830s में यूरोप में बड़े सारे रेवोल्यूशन हुए, हर स्टेट में, मतलब हर फ्रांस में हुए, यूके में हुए, हर जगह हुए। क्यों, लोग किसकी डिमांड कर रहे थे, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड, सिविल राइट्स होते हैं जो
इनकी डिमांड हर जगह थी, तो ऐसा इधर भी था। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की जाए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं फिर, फिलोसफिकल यूनिटी। ठीक है, पहले हमने पढ़ा पॉलिटिकल यूनिटी हुई, फिर इकोनॉमिक यूनिटी हुई, और अब तीसरी क्या हुई, फिलोसफिकल यूनिटी। तो ये लाइन क्या थी कि रेवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848 लेड टू सेकंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इसके नीचे थोड़ी सी डैश डालो, शॉर्टकट में लिख दो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन लेड टू फिलोसफिकल यूनिटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाओ अब, रोल ऑफ बिस्मार्क। बिस्मार्क का क्या रोल है? तो बिस्मार्क के रोल में पहला पॉइंट लिखो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इसके नीचे बड़े सब पॉइंट्स लिख ले 3-4। तो बिस्मार्क ने सबसे पहले क्या शुरू किया, मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसकी एग्जांपल आ गई इंपीरियल बैंक, मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्जांपल इंपीरियल बैंक। जब बैंक होंगे तभी आपको लोन्स मिलेंगे, जब लोन्स मिलेंगे तभी एक्टिविटीज होंगी, सभी पैसा अपना थोड़ी लगा सकते हैं किसी काम के लिए। दूसरा लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, रोड रेलवे वगैरह ये आ गई, एंड कनेक्टिविटी आ गई। तीसरा लिखो, फाउंडेशन फॉर कोल एंड आयरन चेन रिएक्शंस, और फोर्थ पॉइंट लिखो, एम्फेसिस ऑन स्टेट सोशलिज्म प्लस पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री एम्पावरमेंट। इन 3 चीजों पे फोकस किया। एम्फेसिस ऑन स्टेट सोशलिज्म प्लस पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री एम्पावरमेंट। अब लिखो दूसरा पॉइंट बिस्मार्क का, इसमें लिखो, पॉलिसी ऑफ इंटरप्टमेंट, ENTRAPMENT। ये वही वॉर वाला आ गया। इसमें लिखो, फॉट डेनमार्क विद ऑस्ट्रिया ओवर सेशलबिग होल्स्टीन। फॉट डेनमार्क with Austria over Schleswig and Holstein region। Schleswig की स्पेलिंग लिखो SCHLEISWIG, Schleswig, and Holstein HOLSTINE, Holstein। led to GAUSTEIN एग्रीमेंट इन 1860। तो जब इसने ये एक्वायर किए तो ये गैस्टुइन एग्रीमेंट हुआ 1860 में। दूसरा सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, ब्लड एंड आयरन स्पीच बाय बिस्मार्क इन 1862। ये पार्लियामेंट में दी थी उसने, वही स्पीच दी थी। ब्लड एंड आयरन स्पीच लिख दी बाय बिस्मार्क 1862। ठीक, तीसरा पॉइंट इसके नीचे ही, आफ्टर आइसोलेटिंग ऑस्ट्रिया कॉमा
broke the agreement which led to Battle of Shadowa, Sadowwa, Shadowa in 1866. Austria got defeated and Eastern German states integrated. तो 1866 में जिसको हम बोलते हैं, जो प्रूशियन और ऑस्ट्रिया के बीच में वॉर हुई थी, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ शैडोवा। 1866 में हुई थी। इसमें ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया और जो ईस्टर्न जर्मन स्टेट्स थी उनको इंटीग्रेट कर दिया गया प्रूशियन एम्पायर में। बैटल ऑफ शैडोवा इन 1866, ऑस्ट्रिया गॉट डिफीटेड, कॉमा ईस्टर्न जर्मन स्टेट्स इंटीग्रेटेड विद प्रूशियन एम्पायर। Next point, in context of France, Bismarck using a forged route from Napoleon III कॉमा आइसोलेटेड फ्रांस, फॉर्ज रूट वही जो मैंने आपको बताया था ना, टेलीग्राम वाला मैसेज एडिट करके अपनी मर्जी से वो कर दिया। आइसोलेटेड फ्रांस डिफीटेड इट एट बैटल ऑफ सेदान, SEDAN, सेदान इन 1871। तो शैडोवा में हराया था ऑस्ट्रिया को, सेदान में हरा दिया गया जर्मनी इसको, फ्रांस को। एंड इंटीग्रेटेड वेस्टर्न स्टेट्स, जो वेस्टर्न स्टेट्स थी उनको भी इंटीग्रेट कर दिया प्रूशियन एम्पायर में। ऑस्ट्रिया से ईस्टर्न स्टेट्स ले ली, वेस्टर्न स्टेट्स ले ली फ्रांस से, और नॉर्दर्न स्टेट्स ले ली थी डेनमार्क से, वो सेशलबर्ग और होल्स्टीन। तो लिख लो लास्ट लाइन, जर्मनी गॉट यूनिफाइड इन 1871। 71। आफ्टर यूनिफिकेशन, नेक्स्ट डैश डालो, आगे लिखो इश्यूज। यूनिफिकेशन के बाद कौन से इश्यूज रह गए? पहले लिखो रीजनल डिफरेंसेस। रीजनल डिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि कुछ जगहों पे रिसोर्सेज होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ जगहों पे नहीं होंगे, कुछ जगहों पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई होगी, कुछ जगहों पे नहीं हुई होगी, कुछ जगहों पे अर्बनाइजेशन होगी, कहीं कुछ होगा। दूसरा लिखो लोकल प्रिंस रिफ्यूज टू गिव अप द पावर। अब जो स्टेट्स थी उधर लोकल प्रिंस तो हर जगह थे, वो इतने आसानी से पावर छोड़ने को रेडी नहीं थे। ठीक है, वीक बर्लिन असेंबली, तीसरा पॉइंट बर्लिन असेंबली। फोर्थ पॉइंट लिखो लूज कन्फेडरेशन। और पांचवा पॉइंट लिखो प्रूशियन डोमिनेंट। प्रूशियन डोमिनेंट, जब प्रूशियन मतलब बिस्मार्क प्रूशिया का था तो उनका डोमिनेंट था, ज्यादा डोमिनेंस थी उनकी बाकी स्टेटों में। अब लिखो रीजन, रीजन फॉर जर्मन यूनिफिकेशन। रीजन क्या था कि क्यों हुई जर्मनी की यूनिफिकेशन? पहला पॉइंट लिखो कॉमन कल्चर। बेशक स्टेटें बड़ी सारी थी लेकिन कल्चर ऑलमोस्ट सेम था, लैंग्वेज वगैरह, ट्रेडिशन, बोलचाल, ये सब कुछ ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है? कॉमन कल्चर था।
दूसरा पॉइंट लिखो, एक्सप्लॉयटेशन बाय फॉरेन पावर्स। इसके अंदर थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखो रीजन्स लाइक वेस्टफिलिया, REGIONS, रीजन्स लाइक वेस्टफिलिया, WESTPHALIA, वेस्टफिलिया, प्रूशिया, तीसरा बोहीमिया, BOHEMIA, बोहीमिया, एंड राइनलैंड वर रिसोर्स रिच and they were exploited by Holy Roman Empire and Austria। तो जो भी इन कन्फेडरेशन या जर्मनी के पास रिसोर्स रिच रीजन थे उनको एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, ऑस्ट्रिया। और तीसरा पॉइंट लिखो, नेपोलियंस इन्फ्लुएंस। नेपोलियन इन्फ्लुएंस लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ लिया पीछे में। फोर्थ पॉइंट लिखो, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल मतलब फिलोसफर्स, उनकी टीचिंग्स का बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जांपल लिख लो, हेगल लिख लो, हर्डर लिख लो, एटसेट्रा। हेगल, हर्डर, एटसेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग दो, इफेक्ट्स ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। क्या इफेक्ट्स हुए बाद में। पहला पॉइंट लिखो, इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ। इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ कि जब ये यूनिफाइड हो गई जर्मनी, फिर चांसलर कौन बन गया, बिस्मार्क। तो 1890 के आसपास बिस्मार्क ने रेजिग्नेशन दे दिया, हट गया वो। फिर क्या हुआ, एक अलायंस बनती है, ब्रिटेन, फ्रांस, नहीं लिखवा था, पूरी लाइन लिखवा था, लिखो इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर बिस्मार्क्स रेजिग्नेशन, alliance formed among Russia, France and British known as Triple Entente, Entente बोलते हैं, ENTENTA। क्योंकि जर्मनी जब ये इसने रिजाइन किया था ना बिस्मार्क ने, बड़ा पावरफुल हो गया था। और यूरोप में क्या कंसेप्ट चलता है, बैलेंस ऑफ पावर, कि बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट नहीं होना चाहिए कंट्री पे। तो अब अलायंस बनना शुरू हो गई थी जर्मनी के खिलाफ। ब्रिटिश, उन्होंने एक अलायंस बना दी थी इनके खिलाफ। अब देखो वर्ल्ड वॉर का रीजन यही है। दूसरा लिखो, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। The unification of Germany drastically altered the balance of power in Europe and turned Germany into a world power। बैलेंस ऑफ पावर तक लिख लिया। The unification of Germany drastically altered the world balance of power in Europe and turned Germany into a world power। तीसरा पॉइंट लिखो, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस।
यूनिफिकेशन के बाद क्या हुई? इसमें लिख लो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा पॉइंट लिख लो इसके अंदर इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, और तीसरा लिख लो द राइज ऑफ पावरफुल इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। The new class led to an increase in demands for labor rights and social reforms। जब नई वर्किंग क्लास उभर के आई सामने तो उनकी डिमांड्स थी लेबर राइट्स की और सोशल रिफॉर्म्स की। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट हुआ इसका, इफेक्ट हुआ इसका। फोर्थ पॉइंट लिखो यूनिफिकेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड जर्मनीज फॉरेन रिलेशंस। significantly influenced Germany's foreign relations। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, इधर भी वही आएगा कि बैलेंस ऑफ पावर टिल्टेड टूवर्ड्स जर्मनी। which caused apprehension among other European powers। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर जो था वो टिल्टेड टूवर्ड्स जर्मनी which caused apprehension among other European powers। जर्मनी पावरफुल हो गया, उससे दूसरे यूरोप वाले डर गए। ठीक है, इधर तक लिखा, लिखो आगे दिस led to new alliances and rivalries। This led to new alliances and rivalries that played a significant role in the lead up to World War First। ठीक है, ये हुई खत्म इधर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको डिफाइन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, तो इसका थोड़ा थोड़ा पता चाहिए कि ब्लड से क्या मतलब होता है और आयरन से क्या मतलब। लिखो पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन लिखो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इज एट्रीब्यूटेड टू बिस्मार्क। किसकी पॉलिसी थी? बिस्मार्क की। कॉमा बिस्मार्क कौन था? द चांसलर ऑफ जर्मन एम्पायर फ्रॉम 1871 to 1890। The policy of blood and iron attributed to Bismarck, the Chancellor of German Empire from 1871 to 1890। This policy of blood and iron sought to unify the German state under Prussian leadership by the combination of military might and economic development।
This policy of blood and iron sought to unify the German states under Prussian leadership by a combination of military might and economic development. फर्स्ट पॉइंट लिखो, द ब्लड एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी रेफर टू यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स एंड वॉरफेयर टू अचीव पॉलिटिकल मीन्स एंड्स। ब्लड से क्या मतलब हुआ कि मिलिट्री फोर्स का यूज करना और वॉरफेयर का यूज करना है टू अचीव पॉलिटिकल एंड्स। The blood aspects of the policy refer to the use of military force and warfare to achieve political ends. लिख दिए थे तक, फिर से रिपीट कर देता हूं। द ब्लड एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी रेफर टू यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स एंड वॉरफेयर टू अचीव पॉलिटिकल एंड्स। इसके अंदर आगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वही जो तीन वॉर्स लड़ी हुई है। एग्जाम्पल लिखो, डेनिश प्रूशियन वॉर 1860s, ऑस्ट्रियो प्रूशियन वॉर 1866 और फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870। फ्रैंको फ्रांस के साथ हुई है जो FRANCO फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870। दूसरा लिखो, ब्लड हो गया ना, अब आयरन। द आयरन एस्पेक्ट iron aspect of the policy represent the influence of industrial and economic strength in achieving nation goals। तो आयरन से क्या है, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक। द आयरन एस्पेक्ट of the policy represents the influence of industrial and economic strength in achieving nations goals। लिखो, बिस्मार्क recognized the importance of strong economy and infrastructure to support the military and consolidate power। Bismarck recognized the importance of strong economy and infrastructure to support the military and consolidate power। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द मिलिट्री एंड कंसोलिडेट पावर। ये थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। आ सकता है इस पे कभी कभी क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग, हाँ वही होती है पॉलिसी। और क्या, जैसे गयासुद्दीन बलबन, ठीक, ब्लड एंड अलाउद्दीन खिलजी भी यही था, ऐसा ही था। नेक्स्ट लिखो, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1815 से लेके 1871 तक। एटीन 1871 तक। 1815 वियना कॉन्फ्रेंस, ठीक
ठीक है, उधर से है। लिखो द यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑल्सो नोन एज द रिसीरोमेंटो क्या नाम है? रिसीरोमेंटो। लिखो RISORGIMENTO, ये भी बोलते हैं इसको रिसीरोमेंटो। ठीक है, वॉज ए सिग्निफिकेंट 19th century political and social movement led by influential figures such as Garibaldi, Mazzini and Cavour, Count Cavour। लिखा है इधर तक? ये लिखे हैं मैंने 3 नाम। कहाँ लिखे थे? हाँ, कैबूर, मजीनी और गैरीबाल्डी, इन 3 बंदों ने। रिपीट करता हूं, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑल्सो नोन एज रिसीरोमेंटो was a significant 19th century political and social movement led by influential figures such as Garibaldi, Mazzini and Cavour. It resulted in the consolidation of various states on the Italian peninsula into a single state, the kingdom of, that is the kingdom of Italy. It resulted in the consolidation of various states on the Italian peninsula into a single state, that is the kingdom of Italy. इटली क्या है? पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब होता है 3 साइडों से पानी से वो गिरा हुआ है, और उसके नॉर्थ में क्या है? अल्प्स माउंटेन्स है, मतलब एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है इटली। लिख दिया इधर तक? आगे लिखो फैक्टर्स डिराइविंग इटालियन यूनिफिकेशन। अब फैक्टर्स दोनों के सेम ही ऑलमोस्ट, तो मैं शॉर्टकट ही लिखवा दूंगा एक एक पॉइंट। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है? कल्चरल यूनिटी। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन बाय फॉरेन रूलर्स या फॉरेन पावर्स। तीसरा लिखो कार्बोरारी, CARBORARI, कार्बोरारी एंड जंग इटली मूवमेंट्स। कार्बोरारी क्या चीज है? ये सीक्रेट सोसाइटीज जो बनती थी ना, इनको ही बोला जाता है कार्बोरारीज। कार्बोरारीज एंड जंग इटली मूवमेंट्स। और फोर्थ पॉइंट क्या है? रोल ऑफ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स सच एज मजीनी, कैबूर एंड गैरिबाल्डी। ठीक है, फेजेस लिखो नेक्स्ट। पहला लिखो रोल ऑफ नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन ने भाई प्रूशियन एम्पायर को हराया था पहले, जब नेपोलियन बोनापार्ट हुआ करता था, तो बड़ी सारी स्टेटें उसके पास चली गई। और खुद लिखो डिफीटेड प्रूशिया एंड टुक आउट इटालियन स्टेट्स and integrated them into 3 big states, became president himself and ended Holy Roman Empire।
integrated them into 3 big states, comma, became president himself and ended Holy Roman Empire. Second point, Vienna Congress of 1815 put these states under Austrian guardianship. 1815 में फिर जो कंट्रोल नेपोलियन के पास था वो किसके पास चला गया? ऑस्ट्रिया के पास. फिर लिखो सीक्रेट सोसाइटीज. सीक्रेट सोसाइटीज जो होती थी उनका क्या काम होता था? रिवोल्ट करना और डिमांड करनी किसकी? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है, पर किंग थोड़ी मानते हैं ये डिमांड, उस समय पावरफुल थे किंग. लिखो सीक्रेट सोसाइटी के नीचे लिखो स्टेज्ड ए रिवोल्ट and pressurized king to grant liberal constitution. पर ये होता नहीं था. क्यों? क्योंकि इनको ना इंटरनल सपोर्ट होता था ना एक्सटर्नल. पर हमारे इधर एक चीज सिस्टम था, लोग रिवॉल्ट नहीं करते थे. वो बड़े बाद में हुआ, अंग्रेजों के टाइम हुआ, राजों के टाइम रिवॉल्ट बड़े कम हुए. इधर वो था, इधर हो जाते थे. इधर यूरोप में ऐसे ऐसे सीन हुए कि राजाओं को पब्लिकली मारा गया लोगों द्वारा. ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं होता. वही तो चक्कर था. नहीं, पावर उधर भी नहीं होती थी लेकिन वो यूनाइट हो जाते थे. यूनिटी बड़ी मैटर करती है ना. उधर पता है वो पॉपुलेशन के बेस पे यूनाइट हो जाते थे. पर एक चक्कर पता क्या है ना, हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बड़ी है, उधर इतनी डाइवर्स नहीं है. अगर जर्मन स्पीकिंग होंगे तो सारे जर्मन स्पीकिंग होंगे ना, फिर वो उसी लेवल पे यूनिटी आ जाएगी. अब इंडिया में ऐसे थोड़ी जो हिंदी बोलने वाले वो सारे यूनाइट होंगे, नहीं होंगे. वो बीच में बोलेंगे हमारे इधर अवधी बोली जाती है. ठीक है, हम वो हैं, छोड़ो भाई. कहां तक पहुंचे? स्टेज्ड ए रिवोल्ट एंड pressurized king to grant a liberal constitution, but they failed due to lack of internal and external support. नेक्स्ट लिखो मजीनी. मजीनी ने क्या किया था? आगे लिख लो डैश डाल के, अवेयरनेस एंड अवेकनिंग. नीचे लिखो एक्साइल्ड फॉर हिज कॉन्स्पिरेसी टू एस्टैब्लिशिंग जंग इटली सोसाइटी. एक्साइल्ड मतलब निर्देश निकाला. एक्साइल्ड फॉर हिज कॉन्स्पिरेसी टू एस्टैब्लिश जंग इटली सोसाइटी. फिर इसको जेल में डाल दिया था बाद में. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो इम्प्रिजन्ड ड्यू टू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी. अब जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है तो वायलेंस होता है. इम्प्रिजन्ड ड्यू टू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्ट्रेंथन जंग इटली मूवमेंट फ्रॉम प्रिजन. लेकिन इसने जेल से भी उस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन रखा, बनाए रखा. जंग इटली मूवमेंट फ्रॉम प्रिजन. नेक्स्ट लिखो कैबूर. CAVOUR. कैबूर वही है. कैबूर के आगे लिख दो मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी. इसने क्या क्या काम किया था? पहला लिखो यूनिफाइड नॉर्दर्न स्टेट्स.
दूसरा इसने सबसे बड़ी बात क्या की थी कि इसने क्राइमियन वॉर को यूज कर लिया अपने इंटरेस्ट के लिए। लिखो यूटिलाइज क्राइमियन वॉर, दूसरा पॉइंट है ये, टू गेन, गिव नहीं है, टू गेन डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस। क्या किया इसने? यूटिलाइज्ड क्राइमियन वॉर टू गेन डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो क्राइमियन वॉर जब हो रही थी तो एक साइड रशिया, ऑटोमन और ये फ्रांस और ये थे ब्रिटेन। काउंट कैबू ने जानबूझ के अपने सोल्जर भेज दिए, किसकी हेल्प करने के लिए? फ्रांस के, ताकि बाद में सिंपैथी ले ले या कुछ वो। तो इसलिए बोला जाता है कि बड़ा डायलॉग बड़ा फेमस है कि इटली कहां से पैदा हुआ है? जो क्राइमिया का मड था, जो कीचड़ था। इटली वॉज बोर्न फ्रॉम द मार्शी लैंड ऑफ क्राइमिया। ये लाइन लिखनी है जो मैं बोली, लिख लो। इटली वॉज बोर्न इन द मार्शी लैंड ऑफ क्राइमिया। नहीं तो इटली का क्या लिंक होगा क्राइमिया से? क्राइमिया कहां? यूक्रेन के पास। और इटली कहां? ठीक है। फिर कैबूर के टाइम पे क्या हुआ था? कैबूर प्राइम मिनिस्टर था सिर्फ, ठीक है, लेकिन किंग कौन था? वेक्टर, इमानुअल वेक्टर, वो था किंग असल। कि मैन ये तो बड़ी जल्दी मर गया था कैबूर, इसने पूरी यूनिफिकेशन नहीं देखी थी, ये 50 साल की उम्र में ही मर गया था। लेकिन वो आगे से फिर लीड किसने किया था? इमानुअल वेक्टर ने, उस किंग ने, ठीक है। फिर इनकी लड़ाइयां हुई थी बड़ी सारी फ्रांस के साथ, ठीक। फिर लिखो गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी कौन था? रेवोल्यूशनरी था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा लिख लो। स्पेंड सम टाइम इन साउथ अमेरिका, पर्टिकुलरली इन लिबरल मूवमेंट्स। अमेरिका, पर्टिकुलरली इन लिबरेशन मूवमेंट्स। पता है आपको साउथ अमेरिका में बड़ी सारी लिबरेशन मूवमेंट्स चली थी, वो आपने पढ़ा नहीं होगा अभी तक। जो साउथ अमेरिका है, जहां ब्राजील वगैरह आते हैं, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पैराग्वे, सारे ये सारे गुलाम थे पहले, पुर्तगाली और स्पेनिश के। इधर मूवमेंट चली थी, ये सारे फिर आजाद हुए। जो फॉलोअर थे गैरिबाल्डी के, उनको क्या बोला जाता था? रेड शर्ट्स। लिखो, फॉलोअर्स वर कॉल्ड रेड शर्ट्स। ठीक है, ये लिख लो, पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन पिडीमाउंट, PIEDMOUNT, पिडीमाउंट, व्हेन पिडीमाउंट वेज्ड वॉर विद ऑस्ट्रिया इन 1859। बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका, और लिखने की जरूरत नहीं होती वो। तो इसने कब पार्टिसिपेट किया था? जब पिडीमाउंट ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी, किस पे? ऑस्ट्रिया में। तो उनकी तरफ से लड़ा था ये। लास्ट फेज लिख लो। द लास्ट फेज ऑफ Italian unification was the annexation of Rome in 1870s. The last phase of Italian unification was the annexation of Rome. जब रोम अनेक्स हो गया 1870 में,
तो इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, जो लास्ट फेज ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, इसमें क्या था, एनेक्सेशन ऑफ रोम इन 1870। ये लिखने की पेपर में जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है, बीच बीच में पॉइंट लिखने होते हैं। जैसे मजीनी के बारे में लिख दो कि उसने जंग इटली मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, अवेयरनेस और अवेकनिंग का काम किया है। काउंट कैपू ने क्या किया, डिप्लोमेसी यूज की है, उसने क्राइमियन वॉर को यूटिलाइज करके, ठीक है, इस इशू को वर्ल्ड का इशू बना दिया। गैरीबाल्डी एक रेवोल्यूशनरी था और उसको स्वॉर्ड बोला जाता है, स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। उसने सदर्न स्टेट्स एक्वायर्ड करने में हेल्प की थी। ये एग्जैक्ट शब्द लिखा भी नहीं करो कि इन्होंने क्या क्या लिखा, अपनी भाषा में इसको लिख दिया करो, ठीक है। और लास्ट में जब उनकी बिस्मार्क और फ्रांस की वॉर हुई तो फ्रांस के कब्जे में होता था रोम, तो फिर वो हार गए, उनके साथ जब संधि हुई तो उनको छोड़ना पड़ा रोम, तो रोम भी इनके पास आ गया। अब पता है आपको इटली की कैपिटल क्या है, रोम ही है रोम इटली की कैपिटल है, और रोम के अंदर एक देश है वेटिकन सिटी, उधर बैठता है पोप, जो क्रिश्चियन जो होते हैं उनका हेड होता है। इफेक्ट बता दो फिर, इफेक्ट क्या हुआ इटालियन यूनिफिकेशन का, मतलब लिख लो। इमीडिएट क्या हुआ, इमीडिएट क्या हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगडम ऑफ इटली, बड़ा किंगडम बन गया, पहले आइलैंड्स थे, लीडिंग टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इमीडिएट इफेक्ट हुआ। क्या हुआ, इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगडम ऑफ इटली लीडिंग टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट लिखो, इंपैक्ट ऑन यूरोप, यूरोप पे क्या इंपैक्ट हुआ, वही ऑल्टर्ड द बैलेंस ऑफ पावर, अब इटली भी पावरफुल बन गया तो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है फिर। तीसरा लिखो, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या है, तो वो वही चीजें हुई जो पहले हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड राइज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। फिर उन्होंने राइट्स की बात करना शुरू कर दी, लेबर लॉस की बात करना शुरू कर दी, ये चीजें हुई। सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट में क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड राइज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। फिर लिखो इंपैक्ट ऑन माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज पे क्या इंपैक्ट हुआ, देखो जो ये इटली की यूनिफिकेशन हुई, इधर बड़े बड़े आइलैंड्स थे, बड़ी बड़ी सारी जगहों को मिलके बनी है, उधर कुछ ना कुछ ट्राइबल लोग होंगे या माइनॉरिटी होगी, तो उन पे इतने अच्छे नहीं होते इम्पैक्ट। जब कोई किंगडम बनता है वो उनकी क्या होती है, उनको मार्जिनाइजेशन क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनलाइजेशन, हाँ यही, नहीं मार्जिनाइजेशन लिखो, द यूनिफिकेशन हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट on religious and ethnic minorities, leading to marginalization, marginalization, in the predominantly Catholic and ethnically Italian नेशन। मार्जिनलाइज्ड होता, थोड़ा अलग थलग कर दिया उनको, इतना उन पर ध्यान नहीं दिया। इटली कैथोलिक कंट्री बन गई, ठीक है, क्रिश्चियन है, क्योंकि उनका हेड ही उधर बैठता है इटली में, तो थोड़ा मार्जिनाइजेशन हुई उनकी। कैथोलिक एंड एथनिकली इटालियन नेशन। अब क्या करेंगे आगे, इसके बाद इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन पढ़ लेंगे, वो पेपर में आता है। एक थोड़ा क्या एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे
इंपीरियलिज्म क्या होता है, क्लोनियलिज्म क्या होता है, ठीक है, इंपीरियलिज्म क्लोनियलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ लेंगे। और जापान कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ, जापान का पूछते हैं, बाकी वो नहीं पूछेंगे, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और जापान कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन वगैरह। तो ये 3 4 5 टॉपिक और है, 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब बता देना आगे हैं, हाँ 2 3 दिन और 3 4 टॉपिक, रोज के 3 3 टॉपिक करेंगे ना तो हो जाएंगे 10 15 टॉपिक सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के। एक टॉपिक और भी है, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। उसका मतलब होता है कि अफ्रीका को कैसे कॉलोनाइज किया गया, पर वो देख लेंगे क्या क्या करना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा फिर आज, जर्मनी की यूनिफिकेशन और इटली की यूनिफिकेशन। तो जर्मनी में एक ही बंदे का रोल है, बिस्मार्क का रोल है, बाकी बंदों का भी होता है वैसे, लेकिन उसकी जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है और जो उसकी चालाक लोमड़ी वाली डिप्लोमेसी है उसकी वजह से जर्मनी यूनिफाइड हुआ। दूसरा इधर इटली में 3 बंदे थे, मजीनी, वो एक स्पिरिचुअल लीडर बोल सकते हो आप, ठीक है, उसने अवेकनिंग फैलाई कि यूनिफिकेशन क्यों जरूरी है। काउंट कैपुर की डिप्लोमेसी आ गई कि कैसे मुद्दा बड़ा बनाना है, छोटी सी बात को बड़ा बनाना है। और गैरीबाल्डी वो तो गुरिल्ला वॉरफेयर, जैसे शिवाजी थे वो लड़ने वाला बंदा, गुरिल्ला वॉरफेयर। तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये जर्मन यूनिफिकेशन और इटालियन यूनिफिकेशन ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी। अगर फ्रांस नहीं हारता तो ना जर्मनी यूनिफाइड होता ना इटली यूनिफाइड होता, ठीक है। बस फिर इतना ही रखते हैं आज।